नमस्ते। मैं सुलता महाराणा, SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम MST 11 हिंदी कहानी हंसा जाई अकेला विश्लेषण और मूल्यांकन पढ़ने जा रहे हैं। परिचय पर चलते हैं। नई कहानी आंदोलन की प्रगतिशील धारा के महत्वपूर्ण कहानीकार मार्कंडेय ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने अपनी रचना के माध्यम से ग्रामीण संवेदना और यथार्थ को चित्रित करते हुए सामान्य जन के दुख दर्द के साथ जुड़कर अपनी जनपक्षधरता को रेखांकित किया है, जो कि प्रेमचंद की परंपरा से अत्यंत गहराई से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही मार्कंडेय अपनी कहानियों से जुड़कर उन्हें गति एवं दिशा भी प्रदान करते हुए जाते हैं। हंसा जाई अकेला में भी उनकी यह जनपक्षधरता दिखाई देती है और श्रमजीवी तथा निश्चल लोगों का साथ देने की प्रवृत्ति भी उजागर होती है। नई कहानी आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात का ऐसा कहानी आंदोलन है जिसमें नवीन जीवन बोध तथा जीवन यथार्थ का दृश्य उदय हुआ है। यह बदलाव मुख्यतः स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक व सांस्कृतिक यथार्थ के रूप में परिलक्षित होने लगा था। 15 अगस्त 1947 को सत्ता तथा देश की बागडोर अपने हाथों में आने से देश की जनता में नवीन आत्मविश्वास तथा आत्मगौरव का संचार हुआ, जिसके कारण जनता में देश के नवनिर्माण के लिए नई कल्पनाशीलता तथा नए स्वप्न जुड़ गए। इसी नवोत्साह के वातावरण में साहित्य के क्षेत्र में भी नवीनता का संचार हुआ, जिसने नवीन लेखन तथा नई रचना प्रक्रिया में तीव्रता को उत्पन्न कर दिया। आज़ादी के बाद की तस्वीर का दूसरा पहलू यह था कि देश को प्राप्त हुई आज़ादी सांप्रदायिक हिंसा, लूटपाट, बलात्कार आदि जैसी जघन्य घटनाओं के साथ देश विभाजन, लोगों के विस्थापन तथा शरणार्थियों को समस्याओं की दुखद त्रासदी के साथ जुड़ी हुई थी, जिसने मानवीय संबंधों की ऊष्मा को खत्म करते हुए जीवन मूल्यों को बुरी तरह से प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप मानवता कराह उठी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की राजनीति में परिवर्तन आया, जहां जनता और देश के विकास के लिए निर्मित की जाने वाली पंचवर्षीय योजनाएं राजनीतिक सत्ता के हाथों का खिलौना मात्र बनकर रह गई, जिसे केवल सत्ता के हस्तांतरण के रूप में देखते हुए आज़ादी को अपूर्ण माना गया। देश शीघ्र ही भ्रष्टाचारियों, अवसरवादियों तथा सत्ता के शिकंजे में आ गया और इसी मोहभंग के परिणाम स्वरूप जनता का कांग्रेस से विश्वास उठ गया। नेहरू की औद्योगिकरण की प्रक्रिया से एक और भारत के निर्माण में तेजी आ गई, तो दूसरी ओर को गहरा आघात पहुंचा और देश की पूंजी कुछ समृद्ध परिवारों में सिमट गई, जिससे देश में बेकारी तथा बदहाली के कारण जनता की आर्थिक दशा चरमरा उठी। शहरीकरण, औद्योगिकरण एवं मिशन मशीनीकरण ने नवीन जीवन परिस्थितियों को उत्पन्न करते हुए स्त्री पुरुषों के मध्य संबंधों को नवीनता से उजागर किया, जहां स्त्री अपनी शिक्षा के बल पर
चहर दीवारी से निकलकर कामकाजी महिला के रूप में प्रतिष्ठित होकर आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख हुई। वहीं इसमें स्त्री पुरुष संबंध अनेक रूपों में प्रभावित हुई और प्रेम की प्राचीन धारणा में बदलाव दिखाई देने लगे। इन सभी परिस्थितियों ने नई कहानीकारों को नवीन विषय क्षेत्र प्रदान करते हुए जीवन व समाज के बारे में नए ढंग से सोचने व समझने को बाध्य कर दिया। सन 1947 से लेकर सन 1963 तक की नई कहानी की घटनाओं को आज़ादी के पश्चात आशा तथा उस आशा से मोहभंग के रूप में समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के चित्रण तथा अनुभव की प्रामाणिकता, अभिव्यक्ति की ईमानदारी तथा परिवेशगत यथार्थ के रूप में भोगे हुए यथार्थ के प्रामाणिक एवं ईमानदार अभिव्यक्ति के रूप में तथा चित्रित किया गया है। इसी कारण नई कहानी में संवेदनात्मक परिवेशगत यथार्थ को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। कहानीकार मार्कंडेय एक परिचय देखते हैं। नई कहानी आंदोलन को नींव रखने वाले कहानीकारों में मार्कंडेय का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने कल्पना के जनवरी 1955 के अंक में चक्रधर छंदम नाम से कहानी पर टिप्पणी करते हुए नई कहानी को एक भटकी हुई विधा कहा और बदलते हुए जीवन यथार्थ से जुड़ी कहानी को सच्ची कहानी के रूप में अभिव्यक्त किया। और इसके साथ साथ आगे चलकर मार्कंडेय ने नई कहानी को ग्रामीण जीवन के यथार्थ में संवेदना के धरातल पर उजागर करते हुए इस क्षेत्र को विस्तृत किया। नई कहानी आंदोलन के कहानीकार कमलेश्वर मैनपुरी से और मार्कंडेय जौनपुर के बराई गांव से आए थे। हम उम्र होते हुए भी कमलेश्वर ने मार्कंडेय से पूर्व लेखन के क्षेत्र में अपनी पहचान कायम की, तो सन 1952 के आसपास लेखन प्रारंभ करने वाले मार्कंडेय ने भी शीघ्र ही ग्रामीण जीवन के यथार्थ को संवेदनात्मक स्तर पर उजागर करने वाले कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। 1954 में प्रकाशित कहानी संग्रह दानफूल में मार्कंडेय ने ग्रामीण जीवन के परिवेश को जीवंतता तथा रसात्मक के साथ चित्रित किया है। गांव के प्रति मार्कंडेय की रोमांटिक दृष्टि स्वाधीनता की पृष्ठभूमि से उपजी थी, जिसकी आत्मकथा उसी की उपज मानी जाती है। दानफूल 1954, महुए का पेड़ 1955, हंसा जाई अकेला 1957 तथा भूदान 1958 जैसे कहानी संग्रहों में 8-10 कहानियों को छोड़कर अन्य सभी कहानियाँ ग्रामीण जीवन के परिवेश से संबंधित हैं, जिनमें गांव के तीज त्योहार यथार्थ बोलीबानी की सुगंध अपने यथार्थ रूप में विद्यमान है। माही, सहज और शुभ, बीच के लोग और हल युग जैसे कहानी संग्रह के साथ साथ दूध और दवा, सोहग इला, प्रिया सेनी आदि जैसी कहानियों में ग्रामीण जीवन के संस्कार तथा सहानुभूतियों के स्रोत को गांव के जीवन में ही देखा जा सकता है। ग्रामीण जीवन के बदलते हुए यथार्थ तथा ग्रामीण संवेदना को अपने पात्र के माध्यम से रीति रिवाज, मतों, विश्वासों, संघर्ष, नैतिक संक्रमण तथा अविश्वास को अभिव्यक्त प्रदान करने में मार्कंडेय सिद्धहस्त है। मार्कंडेय की ग्रामीण यथार्थवादी कहानियों में एक और गांव की मिट्टी की सुगंध, हरे भरे खेत खलिहान, धान गेहूं की बलिया है, तो दूसरी ओर धू धू जलते सिवान, ढहती हुई सामंती व्यवस्था के अवशेष के बंधन में आर्थिक दबाव से बदलते हुए नैतिक प्रतिमानों के प्रतिरूप जनजीवन के सच्चे कथानक को अभिव्यक्त करते हैं। मार्कंडेय ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गांव के नवीन जीवन यथार्थ को उसके समस्त पक्षों तथा वास्तविकताओं सहित पूर्ण ईमानदारी तथा प्रामाणिक
के साथ उजागर किया है। युद्ध से लूट, सैनिक शिक्षा समाप्त करके नगरों में नौकरी न पाने के कारण लौटे नवयुवक, रेडियो, अखबार, चुनाव, पंचायत आदि के द्वारा ग्राम जीवन में आए नवीन परिवर्तनों को नए शिल्प तथा नवीन स्वाद में परिवर्तित करके मार्कंडेय अपनी कहानियों में व्यक्त करते हैं। इस हंसा जाई अकेला, गुलरा के बाबा, भूदान, माई, घूरा, मिस शांता आदि कहानियों में देखा जा सकता है। ग्रामीण जीवन में संबंधित कहानियों के साथ ही मार्कंडेय के शहरी जीवन से संबंधित सतह की बातें, सूर्य, तारों का गुच्छा, आदर्शों का नायक, पक्षाघात आदि कहानियाँ भी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें शहरी जीवन की जटिलता, स्त्री पुरुष संबंध, व्यक्तिगत कुंठाओं तथा असमानताओं का सशक्त चित्रण मार्कंडेय द्वारा किया गया है। सतह की बातें कहानी प्रेम संबंधों की जटिलता को व्यक्त करती है, जिसे नामवर सिंह ने निर्मला वर्मा की तीसरी गवाह कहानी से तुलना करते हुए सतह की अनेक परतें उकेरने वाली कहानी बताया है। वास्तव में शहरी जीवन को व्यक्त करने वाली ये कहानियाँ केवल जटिल प्रेम संबंधों के भावबोध को उत्पन्न करने तक संकुचित होकर रह गई हैं। मार्कंडेय को ग्रामीण जीवन के सच्चे कथाकार के रूप में जाना जाता है, जो कि आम आदमी के संघर्ष, उनके दुख दर्द में पूरी तरह से शामिल होकर अपनी कहानियों में उनको केंद्र में रखते हुए पाठकों में शोषितों व उपेक्षितों के प्रति गहरी सहानुभूति व पीड़ा व्यक्त करते हैं। वास्तव में यह सहानुभूति तथा पीड़ा मार्कंडेय की सही समझ और वास्तविकता की नवीन ग्रहणशीलता से उत्पन्न हुई है। हंसा जाई अकेला की कथा वस्तु। अब कहानी पर आते हैं। हंसा जाई अकेला मार्कंडेय की प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें मार्कंडेय सामान्य जन के रूप में हंसा नामक व्यक्ति की व्यथा कथा को अत्यंत मार्मिक ढंग से उजागर करते हैं। हंसा गांव का एक अति सामान्य और भाग्य का मारा हुआ व्यक्ति है। उसके परम हितैषी बाबा भी उसकी एक गलती पर झुंझलाते हुए उसकी निम्न दशा का परिचय देते हैं। हंसा एक दिन बाबा तथा अन्य लोगों के साथ दंगल देखकर लौट रहा था, तो रतौंधी तथा रात होने के परिणाम स्वरूप वह रास्ते में एक बूढ़े की बहू से अनायास टकरा जाता है, जिसके कारण वह भागते दौड़ते हुए लोगों द्वारा पिटने से स्वयं से बचा पाता है। इस घटना को लेकर हंसा का साथी मंगनू उसका उपहास करता है तथा इसके अलावा भी हंसा जब गांव में कुर्ता पहनकर निकलता है तो गांव के लोग तथा बच्चे उसका मजाक। हंसा सदा ही गांव वालों की बातों तथा उनके मनोरंजन का साधन बनता है। हंसा गांधी का भक्त है तथा गांव में कांग्रेस के प्रचार हेतु आने वाली सुशीला बहन के आगमन की सूचना वो लोगों को ढोलक बजा बजा कर देता है और सुशीला जी के जोशीले भाषण तथा ग्राम मंडली के मार्मिक गीत व कीर्तन प्रवचन को सुनकर हंसा अपनी सुध खो बैठता है। फिर क्या होता है देखते हैं। एक रात हंसा के यहाँ भोज का आयोजन हुआ, जिससे पूड़ी बनाने के लिए घी की आवश्यकता थी, तो हंसा ने घी की तलाश के लिए सुशीला की मदद करनी चाहिए, किंतु रतौंधी के कारण अंधेरे में हंसा व सुशीला टकरा जाते हैं और उनमें अंतर्गता स्थापित हो जाती है। इस घटना के प्रतिक्रिया के उपरांत हंसा भी चुनाव में रुचि लेने लगा और सुशीला के साथ चुनाव प्रचार में भागीदारी करने के परिणाम स्वरूप कांग्रेस की जीत हो जाती है, किंतु सुशीला चुनावी भागदौड़ के कारण निमोनिया की चपेट में आ जाती है और हंसा द्वारा सेवा किया जाने के बावजूद भी उसकी मृत्यु हो जाती है। इस हादसे से हंसा का दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है और वो घूमते घूमते हंसा जाई अकेला गीत गाता रहता है। इस प्रकार अकेले पैदा होने वाले हंसा के जीवन में सुशीला का आगमन
दो के साथ जीने की उम्मीद से हुआ था, किंतु हंसा फिर से इस संसार में अकेला रह जाता है और वह पुनः संसार में अकेला आने वाला तथा इस संसार से अकेला जाने वाला भी बन जाता है। कथा रचना संरचना देखते। कथा संरचना। मार्कंड ने इस कहानी के केंद्र में हंसा की व्यथा कथा को रखते हुए समाज के उपेक्षित, सामान्य तथा अभागे प्राणी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण तथा करुणा चरित्र प्रस्तुत किए हैं। कहानी का आरंभ ही हंसा का मजाक बनाने से होता है और कहानी के विकास क्रम के साथ साथ हंसा का चित्र समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उजागर होता है। कांग्रेस पचारिका सुशीला के गांव में आगमन के साथ यह कहानी राजनीतिक फलक से स्वाभाविक रूप से जुड़ती चली जाती है और हंसा सामान्य व्यक्ति से एक प्रभावशाली कार्यकर्ता बनता है, जो कि सभा जुटा चुनाव में कांग्रेस की विजेता को निश्चित करने के लिए उत्तरदायी होता है। इन्हीं घटनाक्रमों के मध्य सुशीला का आगमन हंसा के जीवन में होता है, जो उसके अभावन को मिटाने में सक्षम होती है। दुर्भाग्यवश उसका भी देहांत हो जाता है और हंसा पर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। हंसा चुनाव की सफलता के उपरांत भी अपने गम में पागल हो जाता है। इस प्रकार हंसा हास परिहास व मनोरंजन के वातावरण में प्रारंभ होकर हंसा की कहानी राजनीति के इतिहास से गुजरती हुई करुणा के चरम बिंदु पर जाकर समाप्त होती है, जहां पाठक हंसा की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के शोक में डूब जाता है। कहानी के प्रारंभ में हंसा द्वारा हंसा जाई अकेलाई दोहिया न रही, हंसा जाई अकेलाई दोहिया न रही का गाना हंसा के संपूर्ण जीवन, संघर्ष, दुख, करुणा और अवसाद को दर्शाता है। कहानी का प्रारंभ रोचकता, सरसता और दृश्यात्मक से पूर्ण है और कहानी उत्तरोत्तर गंभीरता को प्राप्त करती जाती है और राजनीतिक घटनाक्रम तथा रामलीला का प्रसंग भी हंसा के व्यक्तित्व को ही एक नया रूप प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कहानी में आए प्रसंग मुख्य कथा को ही अधिक मार्मिक और प्रभावोत्पादक बनाने का कार्य करते हैं, जो हंसा जाई अकेला की दुखद परिणति को सार्थकता प्रदान करते हैं। नई कहानीकारों तथा समीक्षकों ने कहानी के नए रूप, विधान और गठन की विस्तार प्रदान करते हुए कथा के स्थूल चित्रण व अन्य पारंपरिक तत्वों को एकान्वित के रूप में दर्शाया है, जो कि कहानी की प्रभावान्विति को संभव बनाते हुए यथार्थ की संश्लिष्ट अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनती है। हंसा जाई अकेला में ही हर छोटा बड़ा राजनीतिक व सामाजिक प्रसंग हंसा के ही जीवन को यथार्थ रूप में उजागर करता है, जिससे हंसा को एक पहचान मिल जाती है। कहानी का अंत भी पाठकों पर एक मार्मिक प्रभाव छोड़ता है। प्रभाव सृष्टि हेतु कहानीकार ने कहानी के तंतुओं को अत्यंत सूक्ष्मता संवेदना से घनीभूत करते हुए छोटे छोटे रस भरे, चुटीले और व्यंग्यपूर्ण संवादों का प्रयोग किया है, जो कि कहानी में सरसता तथा गतिशीलता का संचार करते हुए कहानी के कहानीपन की सार्थकता से परिपूर्ण बनता है। कहानी का शीर्षक निर्गुण पद की एक पंक्ति से लिया गया है, जो कि निर्वेद भाव में से संबंधित है, किंतु हंसा द्वारा इस पंक्ति के गायन में जिंदगी की सार्थकता का स्वर विद्यमान है। हंसी ठिठोली करते हुए हंसा से जब भौजी विवाह कर लेने की बात कहते हैं, तो रात के सन्नाटे में हंसा भौजी की बातों पर गहनता से विचार करता है और अपने जीने के अर्थ खोजते हुए कर्मठ व जिंदा दिल बन जाता है। किंतु कहानी का अंत जीवन विराग को रेखांकित करते हुए हंसा जाई अकेला कहानी के शीर्षक को सार्थकता प्रदान करता हुआ प्रतीत होता है। हंसा का व्यक्तित्व साधारण भी और अनूठा भी। पूरी कहानी में हंसा का चरित्र ही केंद्र में रहा है, जो कि साधारण होते हुए भी अत्यंत अनूठा है। साधारण इसलिए कि गांव के बच्चे बूढ़े सब उसका मजाक उड़ाते हैं तथा उसे गालियां भी देते हैं, तो भी
वो पूरा नहीं मानता। अपनी बलिष्ठ कद काठी तथा रूप रंग और रतौंधी रोग के कारण हंसा लोगों के परिहास का विषय बनता है तथा हित होने के कारण औरत के प्रति वो मान मर्यादा तथा लाज का ख्याल भी रखता है और बूढ़े की बहू से टकराने के फलस्वरूप अपने साथ बाबा के मान अपमान तथा उनकी प्रतिष्ठा को बचाए रखने की भी वो चिंता करता है। हंसा के जीवन में सुशीला के आगमन से उसमें एक प्रकार से नव जीवन का संचार होता है तथा सुशीला का रूप रंग, उसके कीर्तन प्रवचन तथा रात के अंधकार में उसके साथ जुड़ने वाले अंतरंग संबंध हंसा के जीवन को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। वह बढ़ चढ़कर सुशीला के साथ चुनाव प्रचार में भागीदारी करता है और सुशीला की बीमार होने पर उसकी तन मन से सेवा करता है, किंतु फिर भी हंसा सुशीला को ठीक नहीं कर पाता है और वह निमोनिया से ग्रस्त होकर चल बसती है। इससे हंसा को गहरा आघात लगता है और वह पागल हो जाता है। यहाँ हंसा और सुशीला का प्रेम प्रसंग तथा हंसा के राजनीतिक सक्रियता और गांधी भक्ति में मेला अंचल उपन्यास के बालदेव तथा लक्ष्मी कोठारेन के प्रेम संबंध की एक हल्की झलक प्राप्ति होती है। अन्य चरित्र कहानी में हंसा के अलावा अन्य चरित्र सामान्य भूमिका में केवल थोड़ी देर के लिए दिखाई देते हैं। हंसा की जीवन कथा में बाबा महत्वपूर्ण चरित्र के रूप में उभरते हैं तो दंगलबाज तथा पहलवानों के सरताज है और हंसा को वो अपना मानते हैं। उन्हीं के घर पर हंसा वक्त भोजन करता है तथा बाबा हंसा जैसे असहाय व कमजोर की ताकत के रूप में उभरते हैं। सुशीला इस कहानी का दूसरा मुख्य पात्र है। सुशीला विधवा स्त्री है तथा कांग्रेस की प्रचारिका है। गांव में सुशीला एक प्रभावशाली वक्ता, मधुर गायिका और कर्मठ राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में दिखाई देती है। इसके परिश्रम से कांग्रेस चुनाव में जीत जाती है, किंतु अत्यधिक श्रम के कारण सुशीला निमोनिया से ग्रस्त होकर काल का ग्रस्त बन जाती है। सुशीला अत्यधिक कर्मनिष्ठा तथा संघर्षशील स्त्री है जो अपने पति के बिना अभावपूर्ण जीवन को हंसा के द्वारा पूर्ण करना चाहती है। सुशीला और हंसा के प्रकरण में परिणाम स्वरूप ही सुशीला को प्रचार कार्य से अलग होने का नोटिस दिया जाता है तो सुशीला जनता से दूर होने के कारण व्याकुल हो उठती हैं। अतः इस प्रकार सुशीला के साथ भाग्य तथा लोग द्वारा एक साथ निष्ठुरता का बर्ताव कहानी में उजागर होता है। परिवेशगत यथार्थ हंसा जाए अकेला यूँ तो ग्रामीण जीवन यथार्थ की मार्मिक कहानी है, किंतु मार्कंडेय ने इसमें राजनीतिक जीवन के यथार्थ को भी सन्निहित किया है। कहानी का प्रारंभ यदि भी ग्रामीण जीवन बोध तथा संवेदना से होता है, जिसमें गांव का परिवेश, भाषा, आचार व्यवहार, प्रकृति दृश्यों के सजीव आकर ग्रहण करता है, तथापि इसके उत्तर कहानी क्रम का विकास ग्रामीण भावबोध से इतर राजनीतिक हलचल रूप में होना लगता है। सुशीला के माध्यम से कहानी में राजनीतिक रंग उत्पन्न होता है और हंसा भी इसमें सक्रिय हो जाता है। कहानी में मार्कंडेय ने राजनीतिक यथार्थ के रूप में चुनावी राजनीति तथा चुनावी हथकंडों तथा चालाकियों आदि को सांकेतिक तथा अर्थ गंभीरतर ढंग से अभिव्यक्त किया है। कहानी में मार्कंडेय ने रामलीला प्रसंग को जोड़कर राजनीतिक रंग को उत्पन्न करते हुए कहानी को रोचक बनाने का सार्थक प्रयास किया है। कहानी में आज़ादी के बाद आज़ादी के दीवानों को राजनीतिक पंडित बनाकर उनके तप, त्याग, बलिदान का मूल्य चुकाने का नाटक हंसा को रुपयों की गड्डी देकर किया जाना दिखाया गया है, जो हंसा की व्यक्तिगत परिस्थिति में यह राजनीतिक खेल एक दंश के समान खटकता है। भाषा शैली हंसा जाए अकेला ग्रामीण यथार्थ और संवेदना की कहानी है, अतः मार्कंडेय ने कहानीकार के रूप में इस ग्राम्य परिवेश की शब्दावली तथा मुहावरों को कहानी में प्रयुक्त किया है। लोक तथा लोक रंग में डूबी हुई यह ग्रामीण भाषा शैली परिवेश को जीवंतता तथा रोचकता प्रदान करती है। ग्रामीण जीवन के यथार्थ को बिंबात्मक ढंग से उपस्थित करने वाले शब्द जैसे नाही भाई, चिल्लर, ससुरा, गनही महात्मा, ब्याह,
मेहरारू आदि के माध्यम से कहानी को व्यंजनापूर्ण और प्रभावशाली बनाया गया है। मार्कंडेय ने सामान्य जन की भाषा में खड़ी बोली के साथ साथ लोक भाषा, लोकगीत, बिंबों तथा सहज, स्वाभाविक और अर्थात गंभीर भाषा का सीधे सरल ढंग से प्रयोग किया है, जो कहानी में नई ग्रहणशीलता के साथ जिंदगी की नाटकीयता का साक्षात आभास कराती हुई प्रतीत होती है। तो इस तरह से आपका हंसा जाए अकेला कहानी यहाँ पर समाप्त होता है। कहानी बहुत ही सुंदर है, सरल है, आप इसे पढ़िए, समझिए और इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।